को सिस्टम वेस्कुलर रेजिस्टेंस के बारे में बता रही हूँ। देखिए, हमारी जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट होती है वो हमारे पास एओर्टा के थ्रू स्मॉल आर्टेरियोल्स में ब्लड को सप्लाई करवाती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपके पास एओर्टा चौड़ी होती है ना, जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, इसी तरह उसका प्रेशर भी होता है। उसको हम 120 मिलीमीटर पर मर्करी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा आपके पास रेजिस्टेंस होगा ना, उतना ज़्यादा आपका कार्डियक आउटपुट होगा। जितनी ज़्यादा अभी एक बड़े पाइप से छोटे छोटे पाइप्स निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल, अगर ये जितने ज़्यादा ये छोटे होंगे, जितने ज़्यादा ये कंस्ट्रिक्ट होंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, उतना ज़्यादा यहाँ पर लोड आएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा आर्टीरियोल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, उतना ज़्यादा यहाँ पे लोड आएगा और ये 120 से 140, फिर 160, फिर 180 पे जाएगा। इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल हमारे पास बॉडी में काम हो रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसकी वजह से आपका जो हार्ट होता है वो हार्ट बीट आपकी स्ट्रांग हो जाती है और फास्ट हो जाती है। जब हार्ट बीट ज़्यादा होती है तो आपके पास ब्लड जो कि है ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा, और जो कि है उसको जाना होता है तो सिंपल स्किन में 5% जाएगा। लेकिन स्किन में आपको ज़रूरत नहीं होती। जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है, आपको ज़्यादातर ज़रूरत जो होती है वो दूसरी बॉडी के हिस्सों में होती है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको कहीं पे ज़्यादा नीड नहीं होती, ज़्यादातर आपको ज़रूरत होती है स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, इसीलिए आपका जीआईटी का भी वो कम हो जाता है अमाउंट। जीआईटी में भी इतना नहीं जाता और स्किन में भी इतना नहीं जाता, दोनों जगह पे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। और ये जो कंस्ट्रिक्शन, जैसे कि ये स्किन वाली वेसल थी, ये स्किन में इतना नहीं जाएगा। ये आपके पास जीआईटी वाली थी, जीआईटी में भी इतना नहीं जाएगा। लेकिन जो आपकी स्केलेटल मसल्स वाली थी, वहाँ पे आपका ब्लड ज़्यादा जाएगा। ठीक है, और अगर यही चीज़ आपकी किडनी में अगर नहीं पहुँच रहा होता ब्लड, तो किडनी में 20%। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी किडनी होती है, अगर किडनी में आपके पास उसकी प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल रहा उसको, तो फिर वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करती है ताकि उसको अपना प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड मिले। ठीक है, उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। दूसरी चीज़ होती है आपके पास कि आपकी जब आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, आपका जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी बॉडी में, जितनी ज़्यादा आपकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, उतना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे आपकी बॉडी में किसी बॉडी के हिस्से में ज़्यादा नीड होगी। उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, उतना ज़्यादा हार्ट पे स्ट्रेन पड़ेगा। स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा उस पर, और उतना ज़्यादा आपको जो कि है, जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा उतने ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होंगे। ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ द वेसल। वेसल का डायमीटर कितना है, एज के साथ साथ डायमीटर से क्या होता है कि आपकी कैपेसिटेंस बढ़ती है। जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, उतना ज़्यादा इसके अंदर ब्लड होगा नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर आपका डायमीटर में कोई फ़र्क आता है, कोई आपके पास कैलकुलस जमा हो जाता है, कैलकुलस कोई आपके पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक जमा हो जाता है, आर्टरियोल्स के अंदर प्लैक जमा हो जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का, तो उससे क्या होगा कि आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की वजह से आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। दूसरी चीज़ होती है आपके पास लेंथ। अच्छा, डायमीटर एजिंग में भी कम हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है लेंथ। अगर आपकी जितनी ज़्यादा, देखो जितना लंबा पाइप होता है, उतनी देर से एक एंड से दूसरे एंड तक आपके पास पहुँचेगा ब्लड या वाटर जो भी है। अगर जितना लंबा होगा उतनी देर से पहुंचेगा। तो आपके पास लेंथ डिपेंड करती है आपकी कार्डियक आउटपुट पे। उसके अलावा विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी जो होती है ब्लड की, वो काफ़ी चीज़ों से बढ़ जाती है। जैसे कि आपके पास होता है सबसे पहले ब्लड का जो होती है थिकनेस, पॉलीसाइथीमिया। अगर किसी पेशेंट के अंदर ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स हैं, उसको पॉलीसाइथीमिया है। जितना ज़्यादा विस्कस ब्लड होगा, उतना ज़्यादा हार्डर टू फ्लो, वो फ्लो नहीं कर सकेगा। ठीक है, थिकनेस की वजह से। और अगर किसी को एनीमिया है, खून की कमी है, तब भी वो फ्लो नहीं कर सकेगा, या तो फिर उसकी अमाउंट ही क्योंकि इतनी कम होगी कि वो फ्लो नहीं करेगा, उससे भी आपकी रेजिस्टेंस आएगी। तो ये सारी चीज़ें लीड करती हैं आपके कार्डियक आउटपुट को, और आपका कार्डियक आउटपुट लीड करता है इवेंचुअली आपके ब्लड प्रेशर को, जिसकी हमारे पास ये इक्वेशन होती है कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ये होती है कि आपके छोटे छोटे आर्टीरियोल्स कितना परसेंट ब्लड जो के हैं रिस्पेक्टिव ऑर्गन में भेज रहे हैं। ठीक है, और ये BCQ होता है कि एक्सरसाइज में, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो आपका सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है वो आपके पास स्केलेटल मसल्स में जाता है, और सबसे कम अमाउंट आपका GIT में जाता है और स्किन में जाता है, क्योंकि GIT को कोई ज़रूरत नहीं होती ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड की।
कार्डियक आउटपुट के बारे में बताती हूँ। देखिए हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है ना, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है हमारे हार्ट से कितना ब्लड जा रहा है बाहर। ये मैंने ऐसा हार्ट बनाया है सिंपल करके, बहुत ही सिंपल। तो हमारा जो हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हमारा डिपेंड करता है वो हमारे हार्ट रेट पे कि हमारा हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम कि हमारा कितना ब्लड बाहर जा रहा है एक साइकिल में। ठीक है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट अगर 70 होता है, नॉर्मल 70 होता है, और हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 मिलीलीटर होता है, मतलब कि हमारा हार्ट रेट होगा हमारा 70 बीट्स पर मिनट। हार्ट हमारा 70 टाइम्स बीट करता है एक मिनट में। अगर एक मिनट में 70 दफ़ा वो बीट कर रहा है तो वो कितना वॉल्यूम बाहर निकालेगा, 70 मिलीलीटर, और हमारे पास वो हो जाता है 5 लीटर। तो मतलब 5 लीटर ब्लड हमारा निकलेगा हार्ट से इन ईच सिस्टोल एंड ईच डायस्टोल, मतलब कि एक साइकिल में 5 लीटर ब्लड निकलेगा। ठीक है, अब कुछ लोग एथलीट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उनका हार्ट रेट ज़रा कम होता है, वो होता है 50 बीट्स पर मिनट। मतलब कि उनका हार्ट बीट तो करेगा लेकिन एक मिनट में 70 दफ़ा बीट नहीं करेगा, 50 दफ़ा बीट करेगा, और 50 दफ़ा बीट करने पर वो 100 मिलीलीटर मतलब अपने से ब्लड निकाल लेगा। मीन्स ये कि वो इतना एफिशिएंट होगा उनका हार्ट कि थोड़ी सी बीट्स पर ही वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम अपने अंदर से इजेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है एन डायस्टोलिक वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एन सिस्टोलिक वॉल्यूम। और इस पर 3 चीज़ें होती हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कि आपका हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कि आपका वॉल्यूम निकला है उतना, आपका प्री लोड और आपका आफ्टर लोड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपका, अच्छा ये तो आपका हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। वो आपका होता है हार्ट रेट। हार्ट रेट डिपेंड करता है स्पीड पर, हार्मोन्स पर। हार्मोन्स आपके सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, तो वो पता होगा। ठीक है, अच्छा और उसके बाद आ जाते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम पे, जिनमें हमारे पास होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। आपका स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि ये आपका हार्ट है, ये होता है, यहाँ से आपका ब्लड आता है और यहाँ से आपका ब्लड बाहर जाता है सिस्टम सर्कुलेशन में। ठीक है, अच्छा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये होता है कि आपके हार्ट में, आपका हार्ट अभी रिलैक्सेशन पर है, रिलैक्स्ड है। रिलैक्स होने के वक्त उसके अंदर कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, दैट इज़ कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। सिंपल समझें कि जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो ये है कि आपका हार्ट रिलैक्स है, अब उसके अंदर कितना ब्लड है, दैट इज़ कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अभी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब आते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पे। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ये होता है कि अब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जाहिर सी बात है ये सारी अमाउंट आपकी चली जाएगी एओर्टा में, सारी अमाउंट एओर्टा में जाएगी तो पीछे रह जाएगी इतनी सी अमाउंट। अब जो ये वॉल्यूम है ना आपका, ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब कि सिस्टोल मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो अमाउंट बची है दैट इज़ कॉल्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये ज़्यादा वाली अमाउंट मतलब कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और इस कम वाली अमाउंट को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब कि इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना ब्लड हमारे पास बाहर गया है। अंडरस्टैंड? तो एंड डायस्टोलिक डिपेंड्स अपॉन, मतलब एंड डायस्टोलिक इज़ इन द रिलैक्स स्टेट और एंड सिस्टोलिक इज़ इन द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। तो फिर उससे हमें पता चलता है कि हमारा टोटल जो स्ट्रोक वॉल्यूम था वो कितना था जब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे 120 मिलीलीटर ब्लड था एंड डायस्टोलिक में, और हमारे पास जो पीछे ब्लड बचा था वो हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल 40 था। ठीक है, अगर हम 120 में से 40 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मल जो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो होना चाहिए 70 मिलीलीटर। ठीक है, तो इस अमाउंट, ये जो अमाउंट जो ज़्यादा कम अगर होती है तो ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि आपकी कॉन्ट्रैक्शन और आपकी रिलैक्सेशन में कोई ना कोई फ़र्क आ रहा होता है। सही है, मतलब आपका अगर हार्ट ज़्यादा ब्लड नहीं पंप कर पा रहा तो क्यों नहीं कम कर पा रहा, क्योंकि उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और उसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहीं कम या ज़्यादा हो रहा है।
कम या ज़्यादा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि या तो आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, या तो उसकी रिलैक्सेशन ज़्यादा हो जाती है, या तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, या तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, या तो किडनी का रेनिन आपका काम कर रहा होता है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी इन दोनों चीज़ों पर असरअंदाज होते हैं जब भी आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो जाता है।